अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। शिमला मिर्च की फसल में सामयिक शस्यकारी पर जानकारी। बेर व पलाश वृक्ष पर रंगीनी लाख की देखरेख एवं प्रबंधन पर जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों में शिमला मिर्च का प्रमुख स्थान है। इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। इसके कारण प्रदेश के अधिकतर किसान भाई शिमला मिर्ची की खेती करने लगे हैं, परंतु कुछ किसान भाई अधिक लाभ लेने के उद्देश्य से ड्रिप व मल्च का प्रयोग कर शिमला मिर्ची की खेती करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। कुछ ऐसा ही करके शिमला मिर्च की खेती से लाखों की आय प्रति वर्ष प्राप्त करते हैं। ग्राम चकला और माझी, जिला रांची के प्रगतिशील कृषक सुंदर महतो। तो आइए जानते हैं शिमला मिर्च की फसल के प्रबंधन के बारे में उनके अनुभवों को। इसमें जो आप देख रहे हैं ये वैरायटी है वीएनआर की सुपर वंडर शिमला मिर्च है। इसका जो है 50 to 55 डेज में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी करके उसको रोपाई कर देते हैं। रोपाई में बेसल डोज में जो देना होता है 50 केजी डीएपी, 25 केजी यूरिया रासायनिक खाद में और जाइम 15 केजी प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक कीटनाशक के रूप में जो कि कार्बोफ्यूरॉन 3G, उसका भी लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के दर से हम लोग खेत में बेसल के रूप में देते हैं। रोपाई करने के बाद जब उसका 15 से 20 दिन का स्टेज हो जाए तो उस समय खरपतवार निकाल करके उसमें फिर से 50 केजी के दर से डीएपी और जाइम 10 केजी प्रति एकड़ के दर से दोबारा फिर हर बेसल डोज के रूप में फिर से दे देते हैं। उसके बाद में हल्का हल्का जो भी हम लोग चूंकि मल्चिंग में किए हुए हैं जो छेद है उसमें हल्की मिट्टी दे करके उसको भर देते हैं। अगर खरपतवार जितना भी है उसको निकाल करके उसके बाद फिर उसको मिट्टी दे देते हैं ताकि पौधे को एक मजबूती मिले। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, फ्लावरिंग के समय में हम या 15 दिन के बाद में स्प्रे के रूप में लांसर गोल्ड करके एक दवा आती है जिसमें एसीफेट और एमिडाक्लोरोपिड का टेक्निकल का मिक्स कीटनाशक है। जैसी फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन का भी उसमें दूसरे फेज में जब हम कीटनाशक हम स्प्रे करेंगे तो उस समय एमिडा के साथ में एप्साइटिन मिला करके उसको बढ़िया से स्प्रे कर देंगे और साथ में हम उसमें कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन भी देते हैं ताकि हमको फ्रूट की अच्छी क्वालिटी मिले। ये कार्यक्रम हम लोग का इस तरह से हर 10 दिन में कीटनाशक, फफूंदीनाशक, इलेक्ट्रॉनिक का सिलसिलेवार ढंग से दवा का स्प्रे चलते रहता है। इस बीच में जैसे हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम रहता है। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय में हम लोग 19-19-19 के साथ में यूरिया 19-19 का मात्रा रहेगा प्रति एकड़ 3 केजी और यूरिया का मात्रा रहेगा 2 केजी प्रति एकड़। ये रेशियो
वृक्षों से वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम होता है 25 से 30 दिन का हो जाए, उस समय तक हमको 19-19-19 के साथ में यूरिया मिला करके हमको वेजिटेटिव के समय में देना पड़ता है। जैसे फ्लावरिंग स्टेज हो जाएगा तब हमारा उसमें 1261 घुलनशील खाद आती है, उसको हम लोग प्रति एकड़ 3 kg के हिसाब से हम लोग उसको ड्रिप के माध्यम से खाद को चलाते हैं। जैसे ही फ्रूट बढ़ने लगे तो उसमें 13-0-45 खाद आती है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के लिए, तो उस चीज को हम लोग देते हैं। उसमें यूरिया हम लोग साथ में नहीं देते हैं। अगर संभव हो सके गौमूत्र अगर उपलब्ध हो, गौमूत्र को हम लोग 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय में देते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा कीड़ा का भी अटैक कम होता है। तो अगर कोई भी पौधा जैसे ये मर रहा है, ये मरने का स्थिति है, तो इसको हम लोग उखाड़ करके एक टोकरे में डाल देते हैं और इसको फील्ड से बाहर में गड्ढा खान करके इसको गाड़ देते, ताकि इसका ये बीमारी का फैलाव जो है वो दूसरे पौधे पर ना जाए। अगर इसमें पत्ता जो है नीचे को मुड़ रहा है तो मतलब कि इसमें माइट्स लगा है, तो उसके लिए हम लोग ओबेरॉन चाहे ओमाइट 2 दवा आती है, इसका छिड़काव करते हैं। अगर ऊपर की ओर है तो उस समय हम लोग वायरल के लिए कॉन्फिडोर आता है, एसिटामार्पिड करके एक टेक्निकल आती है, तो एसिटामार्पिड टेक्निकल को हम लोग देते हैं, तो वो वायरल अंदर की तरफ मुड़ा रहता है पत्ता, उसमें वो नियंत्रण करता है। और जैसे हमारा हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गया तब फिर हम लोग 0060 जो घुलनशील पोटास है उसके साथ में मिला करके यूरिया 4 kg पोटास और 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को हम लोग ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं। किसान भाइयों, लाख प्रकृति की एक विरासत है। इसकी उपलब्धता, विशिष्ट गुणों एवं उपयोगिता की दृष्टि से यह काफी प्रसिद्ध है। इसकी खेती हमारे झारखंड प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने रंगीनी लाख को पलास एवं बेर के वृक्षों पर चढ़ाया है, उन्हें रंगीनी लाख की देखरेख एवं प्रबंधनों पर ध्यान देना होगा, जैसे कुहासा से बचाव तथा कीट एवं फफूंद से सुरक्षा इत्यादि। यदि लाख उत्पादक इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव लाख उत्पादन पर पड़ेगा। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम नामकुम जिला रांची के लाख उत्पादक प्रकाश सांगा से मुलाकात की। तो आइए पहले मिलते हैं उनसे। अभी हमने रंगीनी लाख की खेती पलास पर और बेर के पेड़ों पर बिहन चढ़ाई है, और कुसमी लाख भी हमने कुसुम एवं बेर के पेड़ों पर लगाई है। तो आने वाले समय में जब मौसम खराब होती है, उस स्थिति में जैसे कुहासा अत्यधिक आ जाती है या अचानक ठंड बढ़ जाती है या फिर अचानक गर्मी बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में हम अपनी रंगीनी लाख की फसल और कुसमी लाख की फसल को कैसे बचा सकते हैं, इसका उपाय बताएं। अतः लाख उत्पादक किसान भाइयों, रंगीनी लाख का पलास व बेर के वृक्ष पर लगे लाख के अच्छे उत्पादन हेतु आप इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको इससे अधिक लाभ मिल सके। इस हेतु जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं IINRG नामकुम रांची के तकनीकी अधिकारी दिलीप कुमार सिंह। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने बहुत ही अभी जो प्रश्न आपने जो किया है, ये अभी सामयिक प्रश्न है। लाख का खेती के में जो भी समस्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि खास करके रंगीनी लाख के फसल में, जिसमें कि हमारे किसान भाई पलास पर और बेर पर चढ़ाए हुए हैं, और धीरे धीरे ये आने वाला समय में ठंडा का समय है। ठंडे के समय में हमें बचाव करने के लिए जो है कभी कभी बहुत ही खराब जब मौसम हो जाता है, विपरीत परिस्थिति हो जाती है, तो उस दौरान हम अपने लाख के कीड़ा को कैसे बचाएं, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है समझना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा बढ़ते जाता है, तो ठंडा बढ़ने के समय में हमें जो है दवा का जो छिड़काव है एक निश्चित समय पर, फसल लगाने का जो दिन है वो तारीख हमें नोट कर लेना है। उसके करीब करीब 30 दिन के बाद पहला दवा का छिड़काव अगर हम बम्बार्ड हो या एक तरह से कहा जाए तो
इंडोसक्का कार्ब जो है ये दवा है जो चलता है, पिप्रोनिल जो दवा है ये चलता है। ये तीनों में से कोई एक दवा रंगीनी लाख का खेती में जो हमने पलास और बेर पर चढ़ाया है, इसमें हम लोग जैसे जैसे आज भी जो ठंडा का समय है, ठंडा का समय में हमारा कीड़ा का निकलने का जो गति है वो बहुत धीमा होता है और ये करीब करीब 21 से लेके 1 महीना तक का समय लगा देते हैं। तो किसान भाइयों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये जब तक कीड़ा निकल रहा है तब तक हमें पेड़ से फूंकी लाख नहीं हटाना है। जब कीड़ा का निकलना बंद हो जाए तभी हमें फूंकी लाख हटाना है। उसके करीब 1 सप्ताह के बाद, या एक तरह से कहिए तो जिस दिन हमने पेड़ पर अपना कीड़े को बैठाया है, बिहन लाख चढ़ाया है, वो तारीख से 30 दिन के बाद पहला दवा का छिड़काव, एक तरह से कहा जाए तो सबसे अच्छा है कि फसल लगाने के ठीक 1 महीना के बाद पहला दवा का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए, जिससे आसपास में जितने भी हमारे शत्रु कीट जो लाख के फसल को आकर के नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं उससे छुटकारा मिले। तो इसके लिए हमें जो है रीजेंट एक दवा आती है, ये पिप्रोनिल 0.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में, यानी अगर हम 15 लीटर का अगर घोल बना रहे हैं तो करीब करीब 22.5 ml दवा 15 लीटर पानी में, और साथ में 15 ग्राम बेवेस्टीन, ये दोनों दवा को एक साथ बढ़िया से घोल मिला करके हमें अपने लाख के फसल के ऊपर जहां लाख का कीड़ा बैठा हुआ है वहां पर छिड़काव करना है। इससे हमारे आने वाला समय में अगर कुहासा का भी मौसम है, अगर कुहास पड़ता है तो उससे भी बचाव होगा, अधिक ठंड पड़ता है उससे भी बचाव होगा। तो इस तरह से हमारा पहला जो है फेज जो है कीड़ा का जो है निकल जाएगा और हमारा कीड़ा जो है सेकेंड निर्मोचन में चला जाएगा, सेकेंड मोल्ट में चला जाएगा और धीरे धीरे कीड़ा वहां पर हमारा विकास करेगा। ऐसे बीत जाने के बाद से दूसरा जो छिड़काव है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय जो है जनवरी फरवरी का हो जाता है और जनवरी फरवरी में कभी कभी खास करके छोटनागपुर हो, चाहे ये बंगाल का इलाका हो या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ पर लाख का खेती सफलतापूर्वक किया जाता है, इस दौरान बरसात होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और इस दौरान अगर हमारा जो है नर कीड़ा का निकलने का भी अनुमान रहता है, तो नर कीड़ा अगर निकलते समय अगर एक बाइक अगर बरसात हो जाती है तो उससे हमारा बहुत से ज़्यादा नुकसान होता है। और इससे बचने के लिए हमें बरसात आने के पहले, पानी पड़ने के पहले हमें जो है बेवेस्टीन का 1 ग्राम बेवेस्टीन प्रति लीटर पानी की दर से 15 लीटर में 15 ग्राम बेवेस्टीन अगर हम डाल देते हैं तो इससे हमारा जो है आने वाला फसल का बरसात के कारण या और दूसरे किसी कारण से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा फसल जो है सुरक्षित हो जाता है और नर कीट का जो निर्गमन है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। और इस तरह से हम इस प्रक्रिया को अपना करके पहले से अनुमान लगा करके अगर हम करेंगे तो हमारा फसल भी सुरक्षित रहेगा और हमें जो है आने वाला समय में अच्छा फसल मिलेगा। इससे हमारा आने वाला उत्पादन जो है बढ़ेगा। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। आंवला के बाग में फल लगे हुए हैं और अगेती किस्मों के फल की तुड़ाई का समय चल रहा है। अतः बागवान भाइयों, आंवला फल की तुड़ाई एवं तुड़ाई उपरांत किए जाने वाले प्रबंधनों को सही प्रकार से क्रियान्वित करके ही आप बाजार से आंवले से अधिक मूल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु बागवान भाइयों द्वारा तुड़ाई के बाद किए जाने वाले कार्यों जैसे छटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग इत्यादि कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आंवले का उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। फलस्वरूप आंवले की बागवानी से वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। अतः आंवले से अधिक मूल्य की प्राप्ति के लिए आंवले के तुड़ाई एवं तुड़ाई उपरांत किए जाने वाले प्रबंधनों पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर
प्रदीप कुमार। अभी जो फल लगे हैं वो बहुत ज़्यादा है। जब पौधे पर फल लगते हैं तो शाखाएं टूट जाती हैं, विशेषकर नरेंद्र आंवला 7 में ये गुण है। तो इन पौधों से या जो नरेंद्र आंवला 10 है उस पर भी बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। तो बड़े फलों को तोड़ करके बाज़ार में भेजने से अच्छी आमदनी पहले अगेती फसल के रूप में मिल सकती है। दूसरा कि इन फलों को जब तोड़ते हैं तो बहुत सावधानी से तोड़ते हैं, इसमें चोट ना लगने पाए ध्यान दिया जाता है। ऐसे फल कत्थई और काले पड़ जाते हैं, बाज़ार में उसकी गुणवत्ता गिर जाती है। उससे बनाए जाने वाले उत्पाद हैं जैसे च्यवनप्राश है, त्रिफला है या और जो उत्पाद है बाज़ार में जो से हम अचार मुरब्बा बनाते हैं उसकी गुणवत्ता गिर जाती है। तो किसान भाई ध्यान रखें को किसी जाली के द्वारा तोड़ते हैं या हाथ से तोड़ करके उसको किसी सही टोकरी या क्रेट में रखा जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है जब ओस होती है तब पौधों से फल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ओस जो है के समय पे पत्तियां जो है फल पर चिपक जाती हैं और अगर फल पर पत्ती चिपकी रह जाती है और वो हम भंडार में रख देते हैं तो उसमें सड़न शुरू हो सकती है। इसलिए जो है ऐसे समय जो है फलों को तोड़ें जब सूर्य के प्रकाश हो और आसानी से जो है वो उस पर ओस ना हो, और फल को जो है उस अवस्था में जो है तोड़ के और ग्रेडिंग करके जो है बाजार को ले आएं, ताकि उसको अच्छी तरीके से जो उनका आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। पैकिंग करते समय ध्यान दें कि बड़े फल और मीडियम साइज़ के और छोटे फलों को अलग अलग कर लेते हैं, और इनमें जो सड़े या टूटे या चोट खाए हुए फल होते हैं उनको अलग रखते हैं। और अलग अलग भंडारण करने से, अलग अलग पैकिंग करने से हमें बाज़ार में अच्छी आय हो सकती है। जो फल हैं देख लें 5, 6, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले जो पौधे फल हैं वो बड़े आकार के हैं, और 4 से 5 सेंटीमीटर या बल्कि जो मीडियम साइज़ के उनको रखें, और जो 4 सेंटीमीटर व्यास से छोटे साइज़ के फल हैं जैसे कंचन वैरायटी है या चकैया में छोटे फल हैं, उन फलों का आकार जो है छोटी श्रेणी में आता है। तो फलों का आकार को देख करके बड़े, मध्यम और छोटे आकार के फलों को 3 श्रेणियों में बांट करके बाज़ार में जो है ले जाना चाहिए, और फिर इसको जो है गत्ते के पैकिंग में जिसमें कि कागज़ की कतरन डाली जाती हैं उसमें सही रूप से जो है 3/4 लगभग जो है भर करके और फलों को बाहर भेजा जाता है। ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब फल बाहर भेजे जाते हैं तो रात के समय जो है परिवहन का कार्य करना चाहिए। जब कम तापक्रम होता है, मौसम में नमी होती है, तो फलों में ज़्यादा पानी नहीं उड़ता और फल जो है स्वस्थ बने रहते हैं। दूसरा किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि व्यवसाय के रूप में जो फल बाज़ार में आते हैं उसमें मोम की परत होती है 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm। तो इसका घोल जो मोम का होता है उसको अगर चढ़ा देते हैं तो हल्की परत झिल्ली जैसी बनती है। ऐसे साधारणता दिखाई नहीं देती, लेकिन फल को वो सूखने से बचाती है और फल काफ़ी दिनों तक 10-15 दिनों तक जो है बाज़ार में आसानी से बेचे जा सकते हैं, परिवहन आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे पास जो आंवला हम तोड़ते हैं तो कुछ फल जो है ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे फलों को उबाल करके और हम जो है उसका अचार बना लेते हैं। और दूसरा ये है कि अगर फल दागदार हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो ऐसे फलों को सुखा करके हम उसका चूर्ण तैयार कर लेते हैं, जो कि आंवले के चूर्ण का रूप में और त्रिफला चूर्ण के रूप में काम में लाते हैं, जिससे कि वो पेट के असाध्य रोगों को भी दूर करता है और जो है सुपाच्य बनाता है, जिससे कि इसका आयुर्वेद में जो उपयोग है वो दवाई के रूप में कर सकते हैं। तो इसका कोई भी भाग जो है वो ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका जो है हम उत्पादों के रूप में या उसके चूर्ण के रूप में उसको प्रयोग में ला सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों हेतु दिए जाने वाले सुझाव इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चने की बुआई के लिए यह उपयुक्त समय है। चने के लिए उन्नत किस्में पूसा 256, KPG 59, KWR 108, पूसा 372 आदि किस्मों में से किसी एक का चयन कर बुआई करें। बुआई से पूर्व बीज को बेबेस्टीन 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 24 घंटे के उपरांत
कजरा पिल्लू से बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफास दवा 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को पुनः 24 घंटे छाया में रखने के उपरांत राइजोबियम कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बीज की दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें। गेहूं की समय से बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। समय से बुआई हेतु PW 343, HD 2733, HD 2824, K 9107, HUW 206 इत्यादि अनुशंसित किस्में हैं। किसान भाई इनमें से किसी भी एक का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज को बुआई से पहले बेवेस्टिन दवा 2 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार में लाएं। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। आलू रोप के लिए कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी अशोका, कुपरी पुखराज, कुपरी बादशाह, कुपरी लालिमा, कुपरी ज्योति तथा राजेंद्र आलू 2 आदि अनुशंसित किस्मों की बुआई करें। रोपनी के पहले आलू के कंद को मैनकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर लें। रबी मक्का की बुआई संपन्न करें। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। चारे हेतु जई तथा बरसीम की बुआई करें। जई के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज तथा बरसीम के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार में लाएं। राई, तोरी, सरसों की फसल जो 15 से 20 दिनों की हो गई हो उसमें निकोनी तथा बछनी का कार्य करें। धान को अच्छी तरह से सुखाने के बाद कीटाणु तथा विषाणु रहित भंडार गृह में भंडारित करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। पशुओं को खाने के लिए 1 चम्मच लगभग 100 ग्राम नमक मिश्रण में सुबह शाम अवश्य देवें। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। ग्राम अंजान शहीद जिला गया के कृषक प्रवीण कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मक्का की उन्नत प्रभेद एवं बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहिए है। तो प्रवीण कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भाई और उसमें रबी मक्का या जिसको सरद वाली मक्का बोलते हैं उसकी बुआई अब की जा सकती है। किसान भाइयों को एक मैं बात अवश्य बताना चाहूँगा कि रबी के समय में मक्का की बुआई करने से पैदावार अपेक्षाकृत समर सीजन में और खरीफ सीजन के अपेक्षा ज़्यादा पैदावार होती है। रबी मक्का के लिए मिट्टी की किस्म दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। दोमट बलुई भी ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार से अम्लीय और क्षारीय वाली भूमि में किसान भाई मक्का की खेती ना करें। उर्वरक की मात्रा निश्चित करने से पहले कम से कम 15 से 20 टन प्रति हेक्टर कंपोस्ट या जिसको गोबर की खाद बोलते हैं वो भी किसान भाई डालें तो अच्छी पैदावार होगी। खेती की जुताई अच्छी तरह करें। खेती की जुताई 2 या 3 बार, सबसे पहले एक जुताई वो मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 या 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करके अच्छी तरह पाटा लगा दें जिससे नमी सुरक्षित बनी रहे। खाद की और उर्वरक की मात्रा का मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही किसान भाई संस्कृत मात्रा डालें। किसान भाई रबी के समय लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 75 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि खाद की मात्रा का 1/3 भाग, नाइट्रोजन की मात्रा का 1/3 भाग, पोटाश और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा आधार खुराक के रूप में खेत में डालें बुआई से पहले। इसके अलावा बाकी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा
जब फसल घुटनों के बराबर हो जाए उसके बाद जब उसमें पेनिकल निकलने लगे और दाना बनने के समय पर डालें। प्रजातियों के चयन के बारे में किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4 चारों किस्म बुआई के लिए अति उत्तम है। शक्तिमान 4 पीले रंग में है और राजेंद्र शंकर मक्का 1, राजेंद्र शंकर मक्का 2 की भी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि शक्तिमान 1 की पैदावार 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टर है, जबकि शक्तिमान 2 की 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टर है। शक्तिमान 3 की 85 से 90 कुंटल प्रति हेक्टर है। शक्तिमान 4 की पैदावार किसान भाई 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टर ले सकते हैं। अतः किसान भाई किस्म प्रजातियों का चयन भी अच्छी तरह करें। ये बीज स्वस्थ हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो और सरकारी एजेंसी से प्राप्त किया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। लगभग 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान भाई तैयार करें। किसान भाई एक विशेष रूप से ध्यान रखें, बीज को चयन करने के बाद उसको कैप्टाप से उपचारित अवश्य करें। 2.5 ग्राम कैप्टाप प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बीज बोएं। इसके अलावा किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें, बुआई करने के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर से गहरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 15-20 दिन के बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 4 से 5 सिंचाई मक्का की फसल को किसान भाई अवश्य दें। आइए अब देखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एग्रीनेट द्वारा भेजे गए प्रदेश के विभिन्न कृषि उत्पाद के भाव। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadatabihar@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।